हेलो यूट्यूब। काफ़ी समय के बाद वीडियो बन रही है, थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज से। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इससे पहले हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप में देखा था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो भी जाके देखें। क्यों? क्योंकि जो केमिस्ट्री रियल में स्टार्ट होती है वो कहाँ से होती है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और उसके बाद एटम का स्ट्रक्चर्स, कैसे कैसे एटम होते हैं, एटम के अंदर क्या क्या होता है, आज हम वो सब देखने वाले हैं। तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक एटम होता है, मान लो हमने देखा ये एटम होता है, ठीक है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। क्यों? क्योंकि उसने बताया था एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, समथिंग ऐसा, जिसको और छोटे पार्ट में नहीं कर सकते। बाद में वो थ्योरी जो थी वो फेल हो गई थी। क्यों? क्योंकि एटम के 3 पार्ट और निकल के आए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ निकल के आई। तो एक बार मैं जस्ट ओवरव्यू बता देता हूँ। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और आउटर मोस्ट सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि भाई हमें कैसे पता चला इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो हो सकता था, या न्यूट्रॉन यहाँ की बजाय यहाँ हो सकता था, तो कैसे क्या करा गया। तो देखो, सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जे जे थॉमसन, है ना। जे जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था। उसने क्या करा, मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि पेपर में तो बहुत कम ऐसे चांसेस है कि आपसे पूछा जाएगा कैथोड रेज, एनोड रेज, इनके बारे में। तो उसने क्या करा, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर क्या करा, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड बनाए। एक को नाम दे दिया पॉजिटिव टर्मिनल, एक को नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोला और पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोला। और उसके अंदर है ना कोई गैस भरी उसमें, है ना। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज के ऊपर लगभग 10,000 वोल्ट के ऊपर उसके अंदर वोल्टेज को सप्लाई करा। ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि नॉर्मल प्रेशर वगैरह था इसके अंदर। तो उसने क्या करा, वैक्यूम पंप से उसने क्या करा, उसका प्रेशर को रिड्यूस करना शुरू करा। जैसे ही उसने प्रेशर को रिड्यूस करा तो क्या हुआ, धीरे धीरे एक ग्रीन लाइट जलनी शुरू हुई। मतलब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ कोई चीज जाती हुई, एक रे बनती हुई दिखी, मतलब पार्टिकल्स की मूवमेंट दिखी। यहाँ से पता चला कि जो कैथोड से एनोड की तरफ कोई चीज जा रही है, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चीज जा रही है, इसका मतलब वहां पर कोई ना कोई नेगेटिव पार्टिकल रहे होंगे। इसी को हमने बाद में डिस्कवरी करके बता दिया, इस चीज का नाम था कैथोड रे। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कैथोड रे या कैथोड रेज, इनकी डिस्कवरी किसने करी? जे जे थॉमसन ने। कैथोड रेज को मैं देसी भाषा में क्या बोलूं, नेगेटिव रेज, या जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जे जे थॉमसन ने नेगेटिव पार्टिकल्स की खोज करी और उन पार्टिकल्स का नाम दिया गया बाद में इलेक्ट्रॉन्स, है ना। कैथोड रे के ऊपर डायरेक्ट ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि कैथोड रे क्या होती है 5 नंबर, ऐसा कभी नहीं आएगा। जे जे थॉमसन ने क्या एक्सपेरिमेंट करा, इस पे भी नहीं आएगा। क्या क्या चीज़ें पेपर में आएंगी वो मैं बताता चलूंगा, लेकिन हाँ भाई कोई चीज़ कहाँ से कैसे बनी है उस चीज़ को भी डिस्कस करना एक बार जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे पहले चार्ज डिफाइन करा गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और ये नेगेटिव वैल्यू के साथ होता है। और प्रोटॉन, जैसे तुमने देखा होगा प्रोटॉन में क्या होता है, सिर्फ ये इतना ही होता है, प्लस का वैल्यू इतनी की इतनी रहती है, तो इसमें पैनिक नहीं करना। ठीक है, एक चीज और देख लो इसके साथ साथ, इसका मास भी, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास कितना होता है। देखो मैं एक तरीका बताता हूँ तुम्हें कैसे याद करना है। बिल्कुल छोटा सा होता है, माइनर सा, ना के बराबर, मतलब इसको नेग्लिजिबल भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो 10⁻19 और 10⁻31 ये तो याद करनी पड़ेंगी। 1.6 इसका उल्टा करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 का उल्टा क्या होता है 9, और 1 का उल्टा 1 होता है, तो 9.1 ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बेसिक कहानी तो यही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है जिसकी डिस्कवरी जे जे थॉमसन ने करी। किसकी हेल्प से करी? कैथोड रेज की हेल्प से करी, जिसके ऊपर चार्ज होता है इतना, मास होता है इतना, दैट्स इट। कभी कभी देखो ये भी पूछ लेता है ईएम रेशियो, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। चार्ज मतलब
1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31। इसको सिंप्लीफाई करके EM रेशियो भी पूछा जाता है। बड़े 11th-12th क्लास में आएंगे तब EM रेशियो काम आता है, 9th-10th में ऐसा कोई काम नहीं आता है। तो इलेक्ट्रॉन की कहानी क्लियर है। चलो अब हम प्रोटॉन को देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो प्रोटॉन के ऊपर जो सबसे पहले काम करा था वो, देखो प्रोटॉन की डिस्कवरी अगर तुम लोग देखोगे तो वो आंसर आएगा रदरफोर्ड का, है ना। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी। लेकिन एक नाम और भी आता है, यूगन गोल्डस्टीन। यूगन गोल्डस्टीन या मतलब ई गोल्डस्टीन ऐसे करके नाम आता है। तो ई गोल्डस्टीन ने भी पॉजिटिव की खोज करी थी, लेकिन उसने प्रोटॉन नहीं बोला था। उसने क्या बोला था? एनोड रेज की खोज करी थी। जैसे उसने अभी इससे पीछे वाला क्या था, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या करा था? कैथोड रेज की खोज करी थी। इसने क्या करा था? एनोड रेज मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स के बारे में इसने बताया था। दूसरी बात, इसका एक और नाम भी कभी कभी आता है, कैनल रेज। इसने क्या करा था? जो जे थॉमसन वाला जो मॉडल था उसने मतलब कैथोड रेज के बारे में डिस्कस करा था, तो सेम वैसा ही काम करा था कि दो टर्मिनल ले लिए, एनोड और कैथोड, और उसके अंदर बीच में क्या करा? कैथोड रेज को डाल दिया। तो इसने क्या देखा कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है, नेगेटिव पार्टिकल की मूवमेंट पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब एक्सट्रीम बन रही है। स्ट्रेट लाइन के अंदर ये कैथोड रेज और एनोड रेज दोनों डिस्कवरी करी थी ना, जे थॉमसन ने और गोल्डस्टीन ने दोनों। तो मतलब जो भी ये रेज हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी के सेंस में भी कह सकते हैं, कैथोड एनोड रेज की प्रॉपर्टी में। तो इसने क्या देखा? जो पॉजिटिव टर्मिनल है कोई भी, यहाँ से मतलब अगर हम देखो इसको ऐसे डायग्राम से देखते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है और मान लो ये पॉजिटिव है। नेगेटिव का नाम क्या है? कैथोड, और पॉजिटिव का नाम क्या है? एनोड। ठीक है। तो इसने मान लो यहाँ पर कोई कैथोड रेज यहाँ पर रखी, मान लो कैथोड रेज जो जे थॉमसन वाले मॉडल से है। तो इसने देखा कि इनकी मूवमेंट किधर हो रही है? इस पार्टिकल की तरफ, प्लस के पार्टिकल की तरफ। तो हमें क्या समझ में आया? जो ई गोल्डस्टीन है उसने एनोड रेज की खोज करी है या कैनल रे की खोज करी है। तो बाद में हमें पता चला कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी करी है वो रदरफोर्ड ने करी है। अभी हम बताएंगे कि कैसे करा है। हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर बताया है या हाइड्रोजन एटम के बारे में बताया है इसने, ये सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया था। यहीं से पता चला था कि यहाँ पर एक ये भी सुना होगा, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी, है ना। तो वहाँ से हमें पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज रहता है। अभी हम इससे बाद वाले जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंटर के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर रिवॉल्व करते हैं। थॉमसन का मॉडल भी यही कहता है। थॉमसन के मॉडल को हमने अगर अच्छे से देखना है तो एक बार क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। थॉमसन ने क्या बताया था? एक स्पेरिकल या मतलब सर्कुलर शेप में एटम होता है और उसके अंदर जो बीज होते हैं, बीज मतलब तरबूज का एग्जाम्पल लेके बताया था। बीज क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करते हैं। और जो बीच में, तरबूज के बीच में क्या होता है? ईडेबल पार्ट, मतलब जो लाल वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उस पार्ट को हम इसने बताया कि पॉजिटिव है। मतलब पॉजिटिव पार्टिकल्स या पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्प्रेडिड होता है, और बीच में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है जिसको हमने इलेक्ट्रॉन बोला गया। ये थॉमसन का मॉडल था। ये बाद में फेल हो गया था ये भी, क्योंकि ये पूरी की पूरी स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर। रदरफोर्ड वाला भी फेल हो गया था। रदरफोर्ड वाले की भी हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्लियर है। हाँ, प्रोटॉन का मास वो भी देख लो। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? अभी बताया था जितना इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही, लेकिन बस साइन का फर्क है। यहाँ पर, वहाँ पर माइनस आ जाता, यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। मास कितना हो जाएगा? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। देखो ये भी याद रखने के लिए, ये लगभग इतना है। ये भी 1.6 लिखेंगे तो भी चलेगा। ये 10⁻19 है और ये 27। बस आपको पावर याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन वाला क्या बताया था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसका उल्टा करके लिखेंगे तो 9.1। ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, आगे चलते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन के बारे में पता चल गया, प्रोटॉन के बारे में पता चल गया। अब देखो
अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जैसे ही पता चला तो हमें एक आइडिया हुआ कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम को हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब और क्या क्या चीज़ हो सकती है क्या नहीं हो सकती। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनने शुरू हो गए। तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया। थॉमसन मॉडल जो मैंने अभी आपको बताया था, थॉमसन मॉडल क्या बताया था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बीच बीच में होता है, मतलब कहीं कहीं होता है, और इन सब के बीच में, नेगेटिव के बीच में जो बचा हुआ पार्ट पार्ट होता है या बचा हुआ पोर्शन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज्ड। ठीक है, ये मॉडल भी इतना अच्छा नहीं था। तो इसके बाद जो मॉडल मेन आया था वो आया था रदरफोर्ड का। ये पेपर में भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, है ना। देखो पेपर के हिसाब से अगर चलें, यूटी एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो, या फिर जो हायर स्टडीज वगैरह आएंगी, मतलब 9 10 के बाद 11 12 आएगा या कॉलेज वगैरह आएगा या फिर कोई हायर और करोगे पीएचडी वगैरह, तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना है कि जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मतलब जिन जिन से पूरी की पूरी केमिस्ट्री बेस्ड है, उन उन टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, इसका कोई मतलब सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब या इसका कोई आउटकम ऐसा नहीं है जिसको हम आज भी यूज करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल को हम लोग आज भी देखते हैं, मतलब हर स्टडीज में हम पढ़ते हैं। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, देखो देखते हैं। इसने क्या करा, जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, इनको गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करके देखा। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स। पॉजिटिवली बोलो या चाहे पॉजिटिव पार्टिकल्स बोलो, एक ही बात है। जैसे हीलियम +2 या 2+, इन पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर ऐसे स्ट्राइक करके देखा। स्ट्राइक करके देखा या मतलब बमबार्डिंग करके देखा, जैसे बम नहीं मारते तोप से, तोप से बम निकल के वहां स्ट्राइक करता है, ऐसे ही अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करके देखा। तो उसने क्या पाया एक्सपेरिमेंट के अंदर, अगर हम इसको थोड़ा सा डायग्राम की सेंस में बनाएं तो ऐसे बनाएंगे, है ना, ऐसे बनाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करे तो कुछ एक तो ऐसे थे जो बिल्कुल स्मॉल एंगल के साथ या स्मॉल डिफ्लेक्शन के साथ मूव कर गए, बहुत सारे तो सीधे के सीधे निकल गए, और कुछ उससे भी कम ऐसे थे जो ज़्यादा, मतलब डिफ्लेक्शन जिसके अंदर ज़्यादा हो उससे डिफ्लेक्ट हो गए, या मतलब चेंज हो गया उनका पाथ। और कुछ ऐसे थे एक आधा जो वापस चला गया, है ना। ये सब इस कंक्लूजन के अंदर थे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। देखो इसको थोड़ा सा डायग्राम में, इस जो डायग्राम ये मतलब जो एक्सपेरिमेंट करा था, इसकी ऑब्जर्वेशन बोलो या इसका कंक्लूजन बोलो, उसको दूसरे डायग्राम से देखो मैं समझाता हूँ, एक बार समझो। रदरफोर्ड ने करा है, उसको हम पिक्चर की फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो मान लो ये सारे के सारे एटम है ना। एटम के बीच में हमें पता नहीं क्या है, ठीक है। तो क्या करा, जैसे अल्फा पार्टिकल को ऐसे स्ट्राइक कराया तो ज़्यादातर तो अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, आर पार निकल गए, मतलब इसको टच भी नहीं करा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि एक में तो समझना भी है ना। तो यहाँ से कोई पार्टिकल आया और हल्का सा इसको टच करा तो वो कैसे चला गया, इधर चला गया, बाकी सारे के सारे ऐसे ही चले गए। ठीक है, कोई पार्टिकल ऐसे आया, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कोई पार्टिकल ऐसे आया और यहाँ से टकराने की कोशिश करी तो उसने यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ से कोई पार्टिकल आया वो यहाँ चला गया। ये सारी कहानी, सारी रामायण का मतलब ये है, जो एटम होता है उसके सेंटर के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका कंक्लूजन भी समझते चलो साथ साथ, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि पढ़ा तो आपने क्लास में भी होगा, कुछ कुछ बातें तो पहले से भी सुनी होंगी। तो जो बीच का पार्ट होता है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। जब पॉजिटिव पार्ट यहाँ से आएगा तो ये सीधी सीधी निकल गया, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हिस्सा ही यूज कर रखा है एटम का इस न्यूक्लियस ने, बाकी सारा का सारा एटम क्या है, खाली पड़ा है, कहीं से भी चला जाएगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो इसके बिल्कुल थोड़ा सा पास आने की कोशिश करेगा तो वो डिफ्लेक्शन के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है,
पॉजिटिव है तभी तो डिफ्लेक्शन कर रहा है, मतलब उसको रिपेल कर रहा है एक तरह से। और ये जो आ रहा है ये कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करेगा ही करेगा, है ना। जो बिल्कुल पास आने की कोशिश करेगा उसको ज्यादा डिफ्लेक्शन एंगल के साथ, या मतलब ज्यादा एंगल से उसका रास्ता बदल जाएगा। और लगभग 20,000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जो बिल्कुल इसके बीच में जाके लगा और वो वापस आके टकरा गया, मतलब 180 डिग्री पे उसका डिफ्लेक्शन हो गया। इसका मतलब ये भी पता चला जो सेंटर में न्यूक्लियस होता है वो काफी स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग मतलब हार्ड है, हार्ड है, वो डेंस है। डेंस मतलब घना, है ना। ये रदरफोर्ड के मॉडल के जो कंक्लूजन था वो ये था। इसीलिए ये बोला जाता है कि रदरफोर्ड ही वो बंदा था जिसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस करा था, या न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने वाला कौन था, रदरफोर्ड था। ये कंक्लूजन थे। बहुत सारे पार्टिकल तो सीधे चले जाएंगे, कुछ थोड़े से एंगल के डिफ्लेक्शन के साथ, और उससे भी कम क्या होंगे, ज्यादा डिफ्लेक्शन के साथ होंगे, ये वाला केस। और 20,000 में से एक केस ऐसा था जो 180 डिग्री पे जैसा गया वैसा ही वापस आ गया, है ना। ये कंक्लूजन है। तो देखो इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में भी समझ सकते हो। जैसे हम किसी कमरे के बीच में बैठे हैं और कोई इधर उधर से हमारे को कोई गोली मार रहा है ना। तो गोली मारेगा, मान लो हमें हिलना नहीं है, तो अगर किसी भी और साइड से या किसी भी गैप के डिफरेंस से गोली मारेगा तो वो हमें लगेगी ही नहीं, क्यों, कमरा बहुत बड़ा है। तो देखो हमारे को हिट करने के चांसेस कितने हैं, बहुत कम, माइनर चांस है। अब ये मत सोचना कि पहले गोली मार रहा है मान लो इधर से, अब गोली मारेगा मान लो थोड़ा सा आगे आके, ऐसा नहीं, एक ही जगह से। क्योंकि जो इसकी अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हुई थी, मतलब एक ही जगह से छोड़े गए थे ना, देसी भाषा में लगा लो जैसे होली वगैरह पे पिचकारी मारते हैं, तो वो एक ही डायरेक्शन से पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो यहाँ तक आने के लिए ये चांसेस कितने हैं, 20,000 में से एक ऐसा होगा जो सीधा आके लगेगा, है ना। सीधा आके लगेगा, इसका मतलब वो काफी डेंस होगा तो वापिस चला जाएगा। ये सारी की सारी रामायण थी रदरफोर्ड मॉडल की। ये रदरफोर्ड का जो मॉडल था, इसके दो चार कंक्लूजन के जो पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। रदरफोर्ड के मॉडल ने सबसे पहले इस जो मॉडल था इसका कंपैरिजन करा सोलर सिस्टम के साथ। सोलर सिस्टम क्या होता है, मतलब बीच में सन होता है और सारे के सारे प्लेनेट उसके चारों तरफ, तो बीच में न्यूक्लियस होता है और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, ये न्यूक्लियस है एटम के अंदर, बीच में सेंटर में जो होता है उसको न्यूक्लियस बोला गया है। और ये क्या है, जो बाकी का जो हिस्सा बचा, तो ये जो न्यूक्लियस को छोड़ के जो हिस्सा बचा वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस बच गया, ठीक है। तीसरी बात क्या बताया गया, जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है, एक तो पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव पार्टिकल मतलब प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल पार्टिकल मतलब न्यूट्रॉन, जिसको बाद में डिस्कवर करा, किसने करा गया था, जेम्स चैडविक ने। मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। देखेंगे इसका यूज भी कहाँ होता है, ठीक है। जो एटम होता है उसकी जो रेडियस होती है वो लगभग कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर। और जो न्यूक्लियस होती है उसकी रेडियस होती है 10⁻⁻15 मीटर, है ना। तो ये काफ़ी छोटे या स्मॉल साइज के अंदर होते हैं। तो स्मॉल साइज में होते हैं, इसीलिए मैंने बताया था जो एक्सपेरिमेंट में कि बहुत सारे पार्टिकल इसके आर पार निकल जाते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड का मॉडल आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जैसे ही ये रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया, ये एक्सपेरिमेंट करा, तो बहुत से लोगों ने इसकी तारीफ करी, मतलब बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत सी चीजें क्लियर हैं। तो एक मैक्सवेल नाम का बंदा था, है ना, क्रिकेट वाला मैक्सवेल नहीं, ऑस्ट्रेलिया का, वो नहीं, एक साइंटिस्ट था। उसने क्या करा, इस एक्सपेरिमेंट को चैलेंज कर दिया, मतलब इसको बताया कि तू इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से परफॉर्म करके दिखा। क्योंकि जो देखो उसने क्या बताया, रेडिएशन थ्योरी है, रेडिएशन थ्योरी, इसके बेस के ऊपर इसको प्रूव करके दिखा, है ना। रेडिएशन थ्योरी क्या कहती है, ये कहती है, जैसे इसने बताया था इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे सर्कल में, तो इसने मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या था, अगर कोई भी बॉडी मूव करते टाइम पे या सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करेगी या कहीं भी मूव करेगी, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगी। रेडिएट करना मतलब छोड़ती चलेगी, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी।
ठीक है भाई। तो इससे क्या होगा, देखो रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन देखो, चाहे मैक्सवेल वाले की थ्योरी का कॉन्सेप्ट देखो। इसका मतलब रदरफोर्ड का मॉडल ऐसे चल रहा है, ऐसे। तो मैक्सवेल ने कहा कि तुम्हारे मॉडल के हिसाब से कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अंदर, तो कुछ टाइम के बाद एनर्जी रेडिएट करते 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 वो तो न्यूक्लियस के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। इसका मतलब तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैक्सवेल की थ्योरी, रेडिएशन थ्योरी यही तो कहती है। इसका मतलब या तो ये जो रदरफोर्ड का मॉडल है ये गलत है, मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई ऐसा नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में है क्या, तो या तो ये बात गलत बताई है, या ये थ्योरी के हिसाब से कोई ना कोई और सिस्टम है, मतलब कोई ना कोई रिवॉल्व करने का कोई और तरीका है। इस थ्योरी के हिसाब से हमें मैक्सवेल के चैलेंज करने से हमें पता चला जो भी एटम है वो स्टेबल नहीं है। वो स्टेबल नहीं है क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर आके डिस्ट्रॉय कर जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड की जो थ्योरी थी या एक्सपेरिमेंट था, उसका ड्रॉबैक होने का कारण था कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन वगैरह कैसे घूमते हैं। क्योंकि देखो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल में 15 साल में इलेक्ट्रॉन घूम घूम के यहाँ पर आके कोलैप्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और हमने सबसे पहले एक चीज देखी है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एटम को हम ना तो बना सकते ना हम खत्म कर सकते। तो इस हिसाब से तो ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, थ्योरी फेल होगी, स्टेबल नहीं है। इन सब चीजों को बाद में रिकवर करा गया था, किसने करा था? नील बोर ने, या इसको बोलते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एक साइंटिस्ट था, पूरा नाम है नील बोर, है ना। इसने इस थ्योरी को मतलब करेक्ट करा और इसने इसको समझाया। बोला भाई जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ के अंदर, पहले तो इनको अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर, ऑर्बिट मतलब सर्कुलर पाथ के अंदर अलग अलग ऑर्बिट बना दिए, और उनके जो सब पार्टिकल होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल्स, जो आप बोलना चाहो। तो ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते हैं, और ये ऑर्बिट किस बात के ऊपर डिपेंड करते हैं? उनकी एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल्स के बेस के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी सेल्स भरी जाएंगी, मतलब एक दूसरा वर्ड भी यहाँ से आया सेल्स। एक फिक्स सेल बना दी हमने, एक फिक्स पाथ बना दिया, उन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, और वो किस बात पर डिपेंड करेगा? एनर्जी लेवल के बेस के ऊपर। देखो इसको थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है, तो ये सेल्स बना दी, है ना। ये न्यूक्लियस है, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल, ये चौथी सेल, मतलब ऐसे अलग अलग सेल्स जाएंगी। और ये सेल्स हैं, ये डिपेंड करती है एनर्जी लेवल के ऊपर। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, पता नहीं कहाँ आएगा, ये डिपेंड करेगा उसका एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूंगा, और ये इसी पाथ में घूमते रहेंगे, ये कोलैप्स नहीं होंगे। मतलब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ नहीं लगेगा, सर्कुलर पाथ के अंदर घूमेंगे, एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। तो ये वाली जो थ्योरी है ये नेल बोर ने दिया। नेल बोर एक ऐसा साइंटिस्ट था जो, सबका अपना अपना अजम्पशन होता है, परसेप्शंस होते हैं। मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ साइंस में बहुत अच्छा बताया इस बंदे ने, और काफ़ी टैलेंटेड, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन था। नेल बोर का मॉडल समझ में आया? हाँ, एक चीज और देखो कि इसने जो सेल्स दिए गए थे, इनके नाम दिए गए थे KLMNSOP, और इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये सेकंड एनर्जी लेवल, ये थर्ड एनर्जी लेवल, ऐसे चलता जाएगा, सो ऑन। ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर ये के से शुरू क्यों होता है, ABCD से शुरू क्यों? अगर ABCD से शुरू हो जाता तो तुम बोलते सर ABCD से ही क्यों शुरू हुआ? उल्टा भी तो हो सकता था, Z Y X V, कुछ ऐसा। तो ये एक रैंडम नंबर्स के हिसाब से इसने नाम दिए गए। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, एनर्जी लेवल के हिसाब से इसने सेल्स को बांटा है, और पहली सेल, पहली एनर्जी लेवल, दूसरी एनर्जी लेवल, तीसरी, ऐसे सीक्वेंस में चलते जाएंगे। तो बोर का मॉडल भी आई थिंक क्लियर हो गया। देखो अभी हमने रदरफोर्ड वगैरह के मॉडल पढ़े, और गोल्डस्टीन की कहानी सुनी, जे थॉमसन का मॉडल सुना। तो अभी तक हमारे पास क्या है? एक तो इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और एक क्या है? प्रोटॉन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मतलब अपने पास दो ही चीज़ हैं, अभी और कोई तीसरा कॉन्सेप्ट नहीं आया है, कभी सोचो। ठीक है, तो हमने क्या देखा? देखो एक छोटा सा दो कॉन्सेप्ट को एक साथ मिला के तब हम क्लियर करते हैं।
ये तो पता चल गया कि एटम बाय नेचर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इन द सेंस मतलब जितने प्लस उतने माइनस, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर आया, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए एटम, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या कितने प्रोटॉन होते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होगा, मतलब उसका एटम का कोई ना कोई मास रहा होगा। एक एग्जांपल को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अगर हमें एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है अभी तक के लिए, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन मान लो एक किसी भी केस में इलेक्ट्रॉन मान लो 10 है, तो प्रोटॉन भी 10। तो 10 प्रोटॉन का जो मास होगा वही तो मास ऑफ पूरे के पूरे एटम का मास कहलाएगा, या मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस होगा पूरा का पूरा एटम का मास होता है। तो 10 मान लो, एक समझने के लिए देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एक प्रोटॉन के ऊपर मास मान लो 1 किलोग्राम है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा। लेकिन जब हमने इस एटम का मास निकाला, या मतलब इसका न्यूक्लियस का मास निकाला, तो वो मान लो आया मेरा 12 किलोग्राम। इसका मतलब क्या समझ में आया कि जो प्लस का मास तो हमारे पास 10 है, लेकिन दो मास या मतलब 2 किलोग्राम का मास कहीं और से आया है, ठीक है, कहीं और से आया है। इसका मतलब चार्ज नेगेटिव भी 10 है और पॉजिटिव भी 10 है। इसका मतलब चार्ज में फर्क नहीं पड़ा, मास में फर्क पड़ गया, यहां से न्यूट्रॉन बना है। तो इसका मतलब जो तीसरा पार्टिकल आया जिसको जेम्स चैडविक ने बताया न्यूट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल तो होता है बाय नेचर, मतलब बाय चार्ज न्यूट्रल होता है। और उसका क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखो अगर आप बोलोगे सर न्यूट्रॉन यहाँ यहाँ भी तो मूव कर सकता है, यहाँ मूव करेगा, तो इस मास को कैलकुलेट करते टाइम, न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करते टाइम इसका जिक्र ही नहीं हुआ। फिर तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करते टाइम हम मास ऑफ न्यूक्लियस देखते हैं। मास ऑफ न्यूक्लियस में हमने देखा कि नॉर्मली तो 10 किलोग्राम आना चाहिए था, लेकिन अब 12 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर कोई तीसरा पार्टिकल रहा होगा। एक पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ होता है, यहाँ प्रोटॉन होता है। तो तीसरे पार्टिकल की डिस्कवरी जो जेम्स चैडविक ने करी थी वो कहाँ से करी थी, वो यहाँ से करी थी। तो इसको पता चला बाद में कि इसने बम्बार्डिंग वगैरह भी करके देखी थी, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करके देखा था। तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ से पता चला कि एक पार्टिकल होता है जिसको न्यूट्रॉन नाम दिया गया था। इसको इसी बात के लिए शायद 1935 या 36 के आसपास इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, इसी बात को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। न्यूट्रॉन बहुत ही ऐसे कह सकते हैं खतरनाक चीज होती है। जो न्यूक्लियर वेपन वगैरह बनते हैं, एटम बम वगैरह बनते हैं, इनके न्यूट्रॉन का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो न्यूट्रॉन की खोज यहाँ से हुई। तो देखो अब एटॉमिक मास को डिफाइन करना पड़े तो क्या कह सकता हूँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास का सम, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हो जाएगा एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो। एक चीज और देख लो, जो एटॉमिक नंबर होता है इसको डिफाइन मतलब डिनोट किससे करा जाता है, कैपिटल जेड से। एटॉमिक मास होता है इसको किससे करा जाता है, ए से। तो अगर किसी भी मतलब एलिमेंट है, मान लो एक्स है, तो इसको लिखा जाता है, एटॉमिक मास को तो यहाँ पे लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर को यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, कार्बन है, ये 6 है, ये 12 है, तो इसको मैं जेड लिख लेता हूँ एक बार के लिए, इसको ए। ये ज़्यादा मतलब यूजफुल नहीं है, बस इस तरीके से समझ जाना। अगर ऐसा लिखा है कार्बन 612, तो इसका मतलब ये है नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है। ये किसी भी एलिमेंट का सिंबल होता है, दैट्स इट। अब हमें समझ में आ गया कि रियल में अब कोई भी एटम को डिफाइन करना हो तो ये हो जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर हो गया न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर आउटर मोस्ट सेल में या इसके ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये हमारा एटम बन गया एक, है ना। तो जनरली हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होते हैं जनरल केस में, जनरली नॉर्मली। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर रहेंगे, ये तो मस्ट केस है ना। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, देखो मान लो एक केस लेते हैं 10-10 का एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉन 10, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट 10। लेकिन न्यूट्रॉन हो गए मान लो 11, एक केस बनाओ 11 का।
तो अब अगर कोई पूछा इसका एटॉमिक नंबर पूछेगा तो कितना आएगा 10, लेकिन एटॉमिक मास कितना आ जाएगा 10 और 11 21। तो इस एलिमेंट को कैसे लिखूंगा, मान लो ये था 10 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 21। विजिबल नहीं है तो मैं लिख देता हूँ बड़ा, 10 और 21, है ना। तो देखो जनरल केस में तो क्या होता, 10 दूनी 20 होता, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन और उतने ही न्यूट्रॉन, तो 10 ये होते 10 ये होते तो 20 हो जाता। ये मान लो 50 इलेक्ट्रॉन है तो ये 100 हो जाता, टोटल दोनों का मिला के 100। लेकिन जनरली 10 दूनी 20 होता है, ये 21 है। इसका मतलब तुम्हें 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा कि अगर दुगने से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, मतलब कोई भी वैल्यू, एक ज़्यादा, दो ज़्यादा, तीन ज़्यादा, तो वो गड़बड़ कौन कर रहा है, न्यूट्रॉन कर रहा है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं बताता हूँ, छोटी क्लासेज में तो बिल्कुल बेसिक ऐसे पूछता है। एक एलिमेंट है एक्स, पता नहीं क्या नाम है, उसके अंदर प्रोटॉन है मान लो 13, उसके अंदर न्यूट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन बताओ, उसका एटॉमिक नंबर बताओ, एटॉमिक मास बताओ, सिंबल बताओ क्या है ना, सारी की सारी कुंडली निकाल के बताओ। तो देखो वैसे तो मैंने तुम्हें बताया है, आज फिर बता रहा हूँ, 9th-10th क्लास है तो कम से कम 20 तक एलिमेंट तो बिल्कुल सीक्वेंस से याद रखो। और रैंडम कोई और नंबर है, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, मान लो कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, जो जो मेटल्स बाद के हैं 20 के बाद वाले, उनकी कोई फिक्स वैल्यू है, उनको याद रख लो, ठीक है। तो देखो 13 है प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो 13 ही करो सीधे सीधे। अब न्यूट्रॉन कैसे हैं ये तुम्हें याद रखने पड़ेंगे अगर सीक्वेंस में आ गया तो। देखो जनरल केस में अगर सीक्वेंस से चलेंगे तो न्यूट्रॉन भी कितने हैं 13, रियल में तो 14 होते हैं, मैं बता देता हूँ, लेकिन हम 13 ही एक बार देख लें। तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 13, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा। अब देखो ऐसा तो कोई जरूरी नहीं ना कि जिस भी एलिमेंट के बारे में तुम्हें पता है तो ठीक है, तुम 14 के हिसाब से 27 कर दोगे, है ना। सिंबल मान लो एल, एल्यूमिनियम होता है इसका नाम, इसको लिख दोगे एल 13 और 27, ठीक है, ये तो कर दिया। लेकिन मान लो कोई ऐसा नंबर आ गया 78 जिसके अंदर प्रोटॉन है, ठीक है, तो तुम्हें क्या पता उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं। अब सारे के सारे एलिमेंट हैं, उन सबके तो याद नहीं कर सकते। याद कर सकते हो तो छोटी क्लास में, इसीलिए मैंने बताया है 20 तक पूछेगा, तो 20 तक तो याद कर सकते हो। बड़ी क्लासेज में अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हमें न्यूट्रॉन्स नहीं पता, तो उतने ही ले लो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ये सबसे सेफ तरीका है। तो इस तरह की चीज़ें 10th क्लास के बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्लियर होने के बाद हम एक चीज़ देखते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन को लेने या देने की कैपेसिटी, या डोनेट करने या रिसीव करने की जो कैपेसिटी होती है। इसको दूसरी लैंग्वेज में कभी कभी बोला जाता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर या किसी भी एटम के ऊपर कितना चार्ज होता है, उसको भी हम लोग वैलेंसी बोल देते हैं। देखो मैंने एक वीडियो बनाई थी बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, उनके अंदर मैंने वो जो पहले छोटे चैप्टर होते हैं कि लाइक मैटर क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, कैसे कैसे उनको सेपरेट करते हैं, ये सब बातें नहीं बताई। रियल में देखा जाए तो केमिस्ट्री की जो शुरुआत होती है एटम मॉलिक्यूल से ही शुरुआत होती है, और ये बात मैं कई बार बता चुका, अभी भी यही बता रहा हूँ। रियल केमिस्ट्री हमें यहीं से सीखना है, इसीलिए जो बेसिक टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री हैं उनके अंदर मैंने यही सब बेसिक बातें डिस्कस कर रखी हैं, थोड़ी सी डीप लेवल से कर रखी हैं, यहाँ थोड़ी सी क्विकली बता रहा हूँ। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूंगा। अगर आप चैनल के ऊपर मतलब पहली बार आए हैं, आपको पता नहीं वो वीडियो नीचे चली गई होगी, सेकंड या थर्ड वीडियो शूट करी थी, तो मैं यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोगों के लिए ईजी टू रीच हो जाएगा। बाकी फिर भी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा शॉर्ट में आपको बताने की, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है। तो वैलेंसी की टाइप भी बताई थी मैंने, दो टाइप की होती है। पहली टाइप क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, और दूसरी बताई थी कोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, जहां पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को देखो एक चीज का और ध्यान रखना, कभी कोई पूछ भी ले या तुम्हारे मन में भी कभी डाउट आ जाए, सर इलेक्ट्रॉन का ही एक्सचेंज क्यों होता है,
मतलब प्रोटॉन भी तो किसी को दे सकते हैं या न्यूट्रॉन भी किसी को दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देखो, कभी भी सुना होगा उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, उसकी वैलेंसी 2 होगी, 5 होगी, 50 होगी, कुछ भी ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि देखो ये न्यूक्लियस है, ये इसकी सेल्स है। तो इलेक्ट्रॉन मान लो जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को लिया दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए। यहाँ पर क्या बैठा है? यहाँ पर प्लस चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, प्लस चार्ज मतलब प्रोटॉन बैठा है। तो वो क्या चाहता है भाई, इसको जो एक्स्ट्रा चीज है, जो जितनी दूर चली जाएगी सेल्स, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, उसको संभालना मुश्किल होता है ना। तो उसको कहेगा कि तू बाहर निकल, मतलब निकल जा, कोई दिक्कत नहीं, दे दूंगा मैं। और ये अपने आप को क्या कहेगा कि मेरा इससे पीछा छूट गया, तो अब मैं क्या होगा, मेरा आउटर मोस्ट सेल भरा हुआ होगा और मैं आपको अपने आप को स्टेबल मानता हूँ। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो सेल के भरने की कंडीशन अलग होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ेंगे वैसे तो, इसके 1-2 टॉपिक के बाद है। लेकिन जनरली क्या है, मान लो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जब किसी को दिया जाता है तो साथ में एनर्जी भी दी जाती है। तो अब अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन, मान लो इसमें 17 है समझने के लिए, तो 17 इलेक्ट्रॉन को देगा तो 17 किलो एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये क्या चाहता है, मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, ताकि इलेक्ट्रॉन भी मिल जाए और मेरे को एनर्जी मिल जाए, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, इसका आउटर मोस्ट सेल पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो कोवेलेंसी क्या होता है? शेयरिंग वाला। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है उसको बोला जाता है कोवेलेंसी, और इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। एक चीज और इसमें ऐड कर लो, जो आउटर मोस्ट सेल होती है, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल मतलब जो सबसे बाहर वाली सेल होती है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, उन्हीं के बेसिस के ऊपर हम या तो इलेक्ट्रॉन को लेंगे या इलेक्ट्रॉन को देंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे या रिसीव करेंगे। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आउटर मोस्ट सेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। और इन टाइप के इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं वीई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से हम देखेंगे कि वैलेंसी कैसी है। एक सिंपल सा तरीका देखो, सोडियम है, सोडियम एक तरीका देखो ताकि समझ में आए। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, सबको पता है। 11 को कैसे फिल करते हैं? 281 से। तो इसका क्या हो जाएगा, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, दूसरी सेल में 8 भर दूंगा और तीसरी सेल में 1 भर दूंगा। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? ये लास्ट वाला 1 हो जाएगा। तो यही डिफाइन करेगा कि इसकी क्या वैलेंसी कितनी होगी। तो क्या चाहेगा सोडियम का न्यूक्लियस, क्या चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे के पीछा छुड़ाओ। क्यों? क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट सेल अब ये वाली बन जाएगी, मतलब 2-8 वाली बन जाएगी। और दूसरे सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। इसका मतलब, इसको थोड़ा सा ध्यान देखते हैं, सोडियम क्या करता है, Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है और अपने आप को Na प्लस बना लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सोडियम है उसकी वैलेंसी इस बात पे डिपेंड करेगी कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसका 1 इलेक्ट्रॉन है तो किसी को दे देगा, तो सोडियम क्या बनेगा? हमेशा Na प्लस। ये बात तो यहाँ से क्लियर होगी। दूसरी बात, अगर यहाँ पर ऐसा होता कि ये 7 होता, 6 होता, 5 होता, 4 होता, कुछ भी ऐसे, जैसे कार्बन को देख लो एक बार, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। 6 को कैसे भरते हैं? 2 और 4। इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसको क्या चाहिए? दूसरे सेल को भरने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो अपने आप को क्या बना लेगा? सिर्फ 2 बन जाएगा, इसके पास पहली सेल कंप्लीट हो जाएगी। या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसके पास दूसरे केस में क्या बन जाएगा? ये। तो 4 इलेक्ट्रॉन को देना या लेना मतलब काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी डोनेट करनी पड़ती है। तो इस केस में क्या बनाता है? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट होता है या ऐसा सब्सटेंस है जो हमेशा कोवैलेंसी बनाता है। कोवैलेंसी मतलब शेयरिंग करके बनाता है, क्योंकि 4 को देना मुश्किल होगा। ठीक है, तो कोवैलेंसी, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, अगर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बन गया सोडियम Na+। इस टाइप की चीज़, अगर किसी के ऊपर कोई चार्ज आता है, अगर किसी भी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आता है तो उसको हम बोलेंगे आयन, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने या देने से, जैसे मान लो ये होता सल्फर है, सल्फर कितना विजिबल है? यहाँ देखो, सल्फर, सल्फर कितना होता है? 16 होता है। 16 को कैसे भरते हैं? 286। तो सल्फर क्या करेगा? अपने को 6 दे दे किसी को या 2 ले ले,
तो 6 देना मुश्किल हो जाएगा, 2 लेना आसान हो जाएगा। तो सल्फर कितना 2 ले लेगा, 2 ले लेगा तो कितना बन जाएगा 288। 2 लेगा तो इसका मतलब इस पर कर्जा हो जाएगा, तो सल्फर पे कितना आ जाएगा -2। ये नहीं कि हमेशा प्लस ही आएगा, माइनस में भी आ सकता है। जिसके ऊपर चार्ज होगा वो आयन होगा। तो आयन भी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो कैटायन और एक एनायन। कैटायन क्या होता है प्लस चार्ज, एनायन क्या होता है माइनस। बहुत 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ मैं ये बातें। तो जो लोग पुराने मेरे व्यूवर्स हैं या मतलब पुराने मेरे सब्सक्रिप्शन पे हैं, उन लोगों को तो पता ही है कि क्या क्या है। कैटायन प्लस का, इसका मतलब देखो कैटायन में भी 3 हो जाएंगे, जिसके ऊपर +1 होता है, +2 होता है, +3 होता है। सेम ऐसे ही एनायन में -1, -2, -3। इसको क्या बोलेंगे? जो 1 होता है उसको क्या बोलेंगे? मोनोवैलेंट। 2 होता है उसको क्या बोलेंगे? डाइवैलेंट। 3 होता है उसको क्या बोलेंगे? ट्राइवैलेंट। और 4 होता है उसको क्या बोलेंगे? टेट्रावैलेंट। टेट्रा, ये सारे के सारे प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी। जैसे -1 +1, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, +1 का पता है ना? -1 का क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है? -1। ऐसे ही प्लस का 2 क्या होता है? मान लो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या बनाता है हमेशा? प्लस का 2। -2 का कितना हो जाएगा? सल्फर हो जाएगा -2 का। 3 का क्या हो जाएगा? प्लस का 3। प्लस का 3 क्या बनाता है? एल्यूमिनियम। -3 क्या हो जाएगा? जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना होता है? 7 होता है। 7 को कैसे भरूंगा? 2 और 5 में भरूंगा। तो 5 को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो नाइट्रोजन क्या होता है? -3। तो इस तरह से मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। टेट्रावैलेंट मतलब शेयर करेगा, +4 -4। इसीलिए दुनिया में जितने कंपाउंड्स बनते हैं, कंपाउंड मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट अपनी केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको कंपाउंड कहते हैं। तो दुनिया में जितने कंपाउंड बनाते हैं वो सारे एक साइड और कार्बन एक साइड। मतलब कार्बन का कहाँ कहाँ यूज होता है। हाइड्रोकार्बन वगैरह सुना होगा तुमने, अगर कोई बच्चा 10th क्लास का है, मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको पता होगा। कार्बन बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह। 50-60% अकेला कार्बन यूज होता है डेली लाइफ में, जो आप देखते हो कंपाउंड्स वगैरह। और जो बच्चा 11th-12th से देख रहा है उसको तो पता ही होगा। अब केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं तो 50-60% तो केमिस्ट्री, मतलब पूरी केमिस्ट्री का 50-60% उसने टच कर लिया है। हायर स्टडीज़ के अंदर जाओगे तो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री आएगी, मतलब जिसको अप्लाइड केमिस्ट्री बोल सकते हैं। अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथ्स, इसका मतलब होता है हायर लेवल का। तो कॉलेज वगैरह में इंजीनियरिंग वगैरह करोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही चलेंगे। कभी ऐसा सोचो कि न्यूट्रॉन की खोज अब यहाँ पे चैडविक ने करी है, कॉलेज में जाने के बाद न्यूट्रॉन कोई क्या नाम बताएं। जो नेक्स्ट एक टॉपिक रहेगा जो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूरी केमिस्ट्री का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है वो लगता है आइसोटोप और आइसोबार। वैसे तो मैं पहले वाली किसी वीडियो में ये बता चुका हूँ आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। या डेफिनेशन में बोलता हूँ एक बार, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, फिर हिंदी में इसको बताएंगे। आइसोटोप की डेफिनेशन एक बार बोलो। Isotopes are the pair of elements of same kind which have same atomic number but different mass number। पता नहीं मैंने क्या बोला है, समझ मेरे को ही नहीं आया। इसका मतलब क्या है? एलिमेंट ऑफ सेम काइंड, मतलब 2 एलिमेंट का पेयर रहा होगा और दोनों एलिमेंट एक जैसे रहे होंगे। विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देखो मान लो ए एलिमेंट है, सेम काइंड का मतलब ये भी एलिमेंट सेम है। इसका एटॉमिक नंबर 10 है तो इसका एटॉमिक नंबर 10 है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर मान लो 15 है तो इसका एटॉमिक नंबर 16। ये कहानी है आइसोटोप की, है ना। सबसे ज़्यादा जो कॉमन आइसोटोप होता है वो कार्बन का ही बनता है, सुना हो तो नाम। कार्बन का 6 और नॉर्मल 12 होता है। तो सेम का मतलब कार्बन और 6 का 14। कार्बन का 13 भी बनता है, लेकिन सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है वो ये है। ये बताया है मैंने कम से कम 2 या 3 वीडियो में कि जो कार्बन डेटिंग होता है, कार्बन डेटिंग होता है किसी भी पुरानी चीज़ों की एज पता करने के लिए, उसमें यूज होता है कार्बन डेटिंग में कार्बन 614 वाला। ठीक है। जैसे कैल्शियम होता है, कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है और 40 होता है। और कैल्शियम हो जाएगा 20 हो जाएगा और 44 हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोटोप। हाइड्रोजन का होता है, ये तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोटोप हो जाएंगे। ठीक है। एक होता है आइसोबार। आइसोबार इसका उल्टा हो जाएगा।
आइसोबार को देखो, समझने से पहले एक बार मेरी थ्योरी सोचो। कार्बन रियल में कितना होता है? 6 दूनी 12 होता है, 6 का 12 होना चाहिए, लेकिन ये गलती से 14 हो गया। इसका मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन्स 8 हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, और प्रोटॉन कितने हैं? 6। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो 6 हैं, लेकिन और जनरली में क्या होता है, न्यूट्रॉन भी 6 होना चाहिए लेकिन 8 है, गलती से 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, रियल में कार्बन की पोजीशन थी एटॉमिक नंबर 12 पे, अब गलती से कौन बैठ गया, मतलब गलती से क्या हो गया, 14 हो गया, मतलब 14 हो गया इसका कार्बन का। तो रियल में 14 किसका होता? नाइट्रोजन का। तो कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14, ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे? आइसोबार। या दूसरी लैंग्वेज में, द पेयर ऑफ एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, है ना। जैसे आर्गन है, ये देखो 40 है, आर्गन क्या होता है, आर्गन 18 और 36 होता है, लेकिन आर्गन का जो दूसरा आइसोटोप बनता है 18 और 40 वाला बनता है। तो रियल में 18 दूनी 36 होना चाहिए, ये एक्स्ट्रा बन गया, मतलब कुछ ना कुछ किसी और की जगह ले ली। तो किसकी जगह ले ली? 40 वाली कार्बन की। तो ये दोनों आपस में, आर्गन 40 वाला और कैल्शियम 40 वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोबार्स। कुछ आइसोटोप्स ऐसे हो जाएंगे, आइसोटोप का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझ गए ना, कि न्यूट्रॉन्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ आइसोटोप ऐसे होते हैं जो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल को रिलीज करते हैं। रिलीज करते हैं मतलब वो एमिट करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। इस टाइप के जो पार्टिकल्स बनेंगे, आइसोटोप्स बनेंगे, इनको बोलेंगे रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, है ना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है। तो इस टाइप के आइसोटोप की एप्लीकेशन, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ फिर से, सुपर डुपर इंपोर्टेंट में लगा लेना। राइट द यूजेज या राइट द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। पहले तो पूछेगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते क्या है, और फिर इनके यूजेज पूछेगा, एप्लीकेशन पूछेगा। जैसे यूरेनियम होता है, यूरेनियम कितना होता है? 235, 92, हाँ, यूरेनियम 92 और 35 होता है, और यूरेनियम 92 238 होता है। तो इस टाइप के यूरेनियम का क्या यूज होता है? जो यूरेनियम 235 और 238 वाले बनते हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, मतलब इनके अंदर रिएक्शंस कराई जाती हैं, न्यूक्लियर फिजन वाली रिएक्शन, फ्यूजन वाली। आपने कभी बचपन में या कभी कहीं देखा हो फिजन और फ्यूजन क्या होता है। फिजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना, टूटना। तो उस टाइप की रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियर, अभी थोड़े दिन पहले एक मैंने वीडियो भी देखी थी, उसमें देखा था, अगर छोटा सा भी यूरेनियम हमारी मोबाइल की बैटरी में डाल दिया जाए, मतलब बैटरी यूरेनियम का पार्टिकल या कंपोजिशन कर दी जाए, तो 50 साल तक चार्ज नहीं करना पड़ेगा, है ना। मोबाइल को 50 साल तक एनर्जी मिलती रहेगी, मतलब मोबाइल फंक्शन करता रहेगा। 50 साल तो आदमी की उम्र नहीं है, मतलब छोटा सा पार्टिकल, तो इतनी पावर होती है। न्यूक्लियर वेपन वगैरह सुना हो, जापान के अंदर शायद 1944 में अमेरिका ने एटम बम गिराए थे, हिरोशिमा और नागासाकी, कुछ ऐसा करके जगह का नाम था। उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, तो उनके अंदर क्या यूज करा जाता है? जनरली आइसोटोप्स यूज होते हैं, ठीक है। एक होता है सोडियम का आइसोटोप, ये कार्बन वाला तो मैंने अभी आपको बताया ही था। कार्बन 6 और 14 वाला क्या करता है? कार्बन डेटिंग में यूज करा जाता है, ठीक है। और एक सोडियम का आइसोटोप भी बनता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, और एटॉमिक मास कितना होता है? ये 11 होता है और 23 होता है, लेकिन एक इसका आइसोटोप बनता है 11 और 24 के साथ। तो 11 और 24 वाला जो सोडियम का आइसोटोप होता है, ये बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन एग्जामिन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। एक 3 नंबर पे आ जाएगा, 3 पे तो यही आ गया, ठीक है। 4 नंबर पे आ जाएगा, जैसे कोबाल्ट 60 नाम का कोई आइसोटोप बनाता है। ये क्या होता है? जो इंसान होता है, ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज होता है। और एक होता है आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन 131 जो होता है, ये क्या होता है? गोइटर। गोइटर कहाँ होता है? यहाँ पर। गोइटर को हिंदी में घेंगा बोलते हैं। आयोडीन की कमी से जो एक ग्लैंड होती है वो फूल जाती है, ठीक है। तो इसको आयोडीन 131 से इसको ठीक करा जाता है।
एक हो जाएगा फोस्फोरस का 32। फोस्फोरस या फास्फोरस, जैसे हिंदी में फास्फोरस, इंग्लिश में फोस्फोरस। फास्फोरस का 32 जो होता है आइसोटोप होता है, वो जो मिट्टी होती है, ज़मीन होती है, उसके अंदर एज ए फर्टिलाइज़र का काम करता है या उसकी प्रोडक्शन पावर को बढ़ाता है। लाइक ज़्यादा हमें उससे खेती में ज़्यादा फायदा हो। सुना होगा फास्फोरस डाल दो, पोटास डाल दो, सल्फर डाल दो, सोडियम डाल दो, जो भी ऐसे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये जो सिंपल गांव में रहने वाले लोग हैं वो शायद मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से 90 से 95% चैप्टर को मैंने कवर अप कर दिया। थोड़ा सा फास्ट हम लोग करते हैं, इतना स्लो नहीं कर पाते, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि स्कूल में जाते हो तो 5-6 घंटे 7 घंटे स्कूल टाइम में होता है, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ सीखते होगे। तो बेसिक्स आपके थोड़े बहुत तो क्लियर हो गए होंगे, और बाकी नहीं तो ये वाली वीडियो आपको हेल्प करने वाली है। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, अब वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ ये वीडियो अच्छे से शेयर करें, अच्छे से समझें, बहुत हेल्प करने वाले हैं। अपने कहीं ना कहीं नोट्स वगैरह बना लिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।